अब थम रहा है गंगा में लाशों का सफर, अब फैल रहा है कोरोना हर गांव-गांव, हर जगह-जगह। अब तीव्र हो चुकी है कोरोना की लहर, अब प्रशासनिक निगाहें भी घूम रही हैं इधर उधर। पंचायत चुनाव में नामांकन की भीड़, फिर प्रचार की भीड़, फिर मतदान की भीड़। भैया जब इतनी भीड़ होगी तो कोरोना तो फैलेगा ही। 1 घंटे के अंदर लगभग वहाँ पर 30 लाशों के जलने की मैंने व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित करवाई। तो जितनी लाशें वेटिंग में थी सब अब एक साथ जलने लगी। अब गांव-गांव में जांच हो रही है और संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गांव-गांव में किस तरह से कोरोना संक्रमण फैल चुका है। जब जांच की जा रही है तो पता चल रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ये सब पंचायत चुनाव की वजह से हुआ। हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चुनाव आयोग और सरकार दोनों फेल हो चुकी है। थोड़ा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। पूरे देश में कोरोना की हाहाकार मची हुई थी। कहीं ऑक्सीजन की कमी थी तो कहीं मौतें हो रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जोरों शोरों से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था कि संक्रमण फैल रहा है। आप यूं समझ सकते हैं कि बस लोग आत्महत्या करने के लिए सड़कों पर उतर गए थे। अब पूरे देश से चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। कोरोना से भारत में रिकॉर्ड तोड़ एक दिन में करीब 4,500 लोगों की जान चली गई और अब मौतों का आंकड़ा 2,83,000 के आसपास पहुंच चुका है। मौतें पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की भी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने इसे गलत बताया है। एक आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 1621 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि चुनाव में संक्रमित कर्मी की बाद में भी मौत हुई तो परिजनों को मुआवजा और नौकरी मिलेगी। नियमों में बदलाव हुआ तो परिजन को 30 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था। जनपद गाजीपुर में नामांकन के दौरान प्रत्याशी और सहयोगियों सहित करीब 50 संक्रमित पाए गए थे। कोरोना संक्रमण की जांच हो, इलाज हो, ऑक्सीजन हो या लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां हो या गंगा में बह रही लाशें हो, इन सब को लेकर प्रशासन ने अपनी योजनाएं तैयार कर ली हैं और सख्त हो चुकी है। यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि लोग चूँकि कोविड से डरे हुए हैं, वो पीएससी और सीएससी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो पंचायत स्तर पर एक शिविर लगा करके जहाँ पर सब चीज़ का व्यवस्था हो, एक डॉक्टर लगा करके सारा एफआई मैनेजमेंट किट वगैरह रखते हुए वहाँ पर गांव में लगाया गया है, ताकि अपना घर से लोग निकल करके कोविड का टीका लगवावें और इससे हम कोविड के प्रसार को और जान माल को अधिक से अधिक सुरक्षा कर सकते हैं। पंचायत चुनाव के बाद गांव-गांव से कोरोना संक्रमण की खबरें तेजी से आने लगी। गांव-गांव में कोरोना अपना पैर पसारने लगा। ऐसे में प्रशासन का सख्त होना भी लाजमी था। प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं करवाई। गांव-गांव में जांच और टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। एक तरफ सरकार जहां गांव-गांव में टीकाकरण और जांच की व्यवस्था करवा रही है, तो वहीं कुछ खबरें हमारे समाज पर काला धब्बा भी लगा रही हैं। जी हां, गाजीपुर के सुहवल थाना क्षेत्र अंतर्गत मेदिनीपुर में प्राथमिक विद्यालय में कोविड की जांच करने वाले अधिकारियों के साथ कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट की। तमाम परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश की युवाओं की रुचि विज्ञान में कम और राजनीति में ज़्यादा है। खैर, कुछ युवा ऐसे भी हैं जो राजनीति के माध्यम से अपने गांव का विकास करना चाहते हैं। उन्हीं युवाओं में एक युवा हैं चंदन तिवारी। देखिए उनसे ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं जफर इकबाल और आप देख रहे हैं BT न्यूज़।
इस वक्त हमारे साथ जमानिया क्षेत्र के युवा प्रॉपर्टी डीलर और अचानक राजनीति के क्षेत्र में कूद जाने वाले पूजा तिवारी पत्नी चंदन तिवारी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं और पिछले साल कोरोना काल में इन्होंने सामाजिक सेवा, जन सेवा, जो लॉकडाउन लगा था 2-3 महीना तक, खाने पीने के लिए समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो क्या उसी को लेके वो पहले से 1 साल पहले से अपनी फील्ड तैयार कर दिए थे क्या? नहीं सर, नमस्कार। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जनसेवा करना सभी का धर्म है। मेरे साथ जो धर्म था मैंने किया, जितनी मेरी क्षमता थी, और सबको करना चाहिए, लेकिन राजनीति को समाज सेवा से जोड़ करके देखना ही चाहिए। समाज सेवा करने का सबसे बड़ा साधन एक राजनीति है। तो मैंने भी अपना लिए, फिर से लॉकडाउन लगा तो मुझे लगा कि पिछले साल मैंने किया ही है, एक अवसर मिलेगा, फिर आगे भी करने का अवसर मिलेगा। बार बार भौगोलिक परिस्थितियाँ किस तरह की बन रही है, महामारी की परिस्थितियाँ आप रोज़ देख रहे हैं कि अचानक से नए नए रोग। अभी आज मैंने पेपर में पढ़ा तो कौन सा एक और वायरस आ गया है, ब्लैक वायरस, हाँ वो आ गया है। तो लगातार ऐसी परिस्थितियाँ बनती ही जा रही हैं, तो समाज में रहना ही है। तो मैंने सोचा कि राजनीति के माध्यम से चला जाए। पिछले साल आपने कोरोना काल में जनता की सेवा की थी जी। इस बार अभी तक किस प्रकार की आपका सेवा चल रहा है? जैसे कि गंगा घाटों पर लकड़ी की बहुत क्राइसिस है, परवाह करने की लोगों की बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है, इलाज का भी बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया है, ऑक्सीजन मुख्य समस्या हो गई है। तो इस क्षेत्र में आपने अभी तक ध्यान दिए हैं कि अभी राजनीति के क्षेत्र में मुख्य आपका हो? नहीं सर, मेरा सबसे पहला काम ही समाज सेवा करना है। लगभग 50 मरीज लगातार संपर्क में रहे जिनको एडमिट करवाना है। जो पेपर्स में नंबर जो आते हैं जिला अधिकारी जी के माध्यम से, मैं एक चीज़ के लिए हमारे जो डीएम साहब हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर जगह ऑक्सीजन की समस्या रही गाजीपुर को छोड़ करके। लगातार जब भी हम लोग फ़ोन करते रहे ऑक्सीजन उपलब्ध था। 1-2 दिन की समस्या जो पहले वाली रहे, शुरू वाली, वो न रही। और जैसे तो मैं लगातार जमानिया घाट पर कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं नहीं जाता हूँ। एक दिन बीच में मैं गया था, वहाँ पर देखा तो घाट की स्थिति यह है कि वहाँ पर सिर्फ 10 ही लाशें जल सकती थी। तो 10 लाशें जल रही थी और 20 लाशें वेटिंग में थी। मैं गया जो वहाँ पर डोमराज हैं, जो चार्ज में, मैंने उनसे बात किया तो बोले सर कि इसको मैं बराबर करवा सकता हूँ, लेकिन पुकलेन की व्यवस्था रहे तब तो कुछ करवाऊँ। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि वो नीचे कैसे पुकलेन और जेसीबी उतरे। तो आप लोग देखे होंगे जो तटबंध बन रहा है उसकी पुकलेन वहाँ पर उपलब्ध थी। मैंने जाकर पुकलेन वाले से बात किया। मैं तुरंत ही 1 घंटे के अंदर लगभग वहाँ पर 30 लाशों के जलने की मैंने व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित करवाई। तो जितनी लाशें वेटिंग में थी सब अब एक साथ जलने लगी। आप भी घूमते हुए जाइएगा तो देखिएगा अब लाशें वेटिंग में नहीं है वहाँ पर। अब वहाँ पर एक साथ 30 लाशें जल सकती हैं, तो वो व्यवस्था करवाई। मैंने बीच में भी लगभग 25 कुंटल लकड़ी दिया था और फिर मैंने 50 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था कर चुका हूँ कि जो वहाँ पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। जो भी ऐसे लवारिस भी हैं जिनकी प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, और जिनकी व्यवस्था नहीं है वो भी अपना अंतिम संस्कार करे, कम से कम ये हो साथ में। चलिए, तो ये लगातार जनसेवा की बात हो गई, अब राजनीति की बात करते हैं। एकदम। राजनीति में आपने अचानक एंट्री मार दी या पहले से आप तैयारी करके रखे थे? नहीं, पहले से मेरी कोई तैयारी नहीं थी। आप भी जानते हैं, आप हमारे पूर्व परिचित भी हैं। अचानक से लॉकडाउन में आए, व्यवसाय भी बंद है। पिछले साल भी बंद था 2-3 महीने, इस साल भी बंद ही है। और जब व्यवसाय नहीं तो अगर समाज में रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो कुछ करना है, लोगों के बीच में हम लोग हैं, मेरी पूरी टीम है, लोगों के बीच में रहती है, हमेशा से रहती है। तो एक अच्छा साधन है समाज सेवा का, राजनीति एक अवसर रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि जब सबके लिए समान अवसर है, भारत में मैं भी पैदा हूँ, जब सबके लिए अवसर है चुनाव लड़ने का। आप भी देख रहे हैं ग्राम सभा के चुनाव हुए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव हुए, ग्राम सभा सदस्य के चुनाव हुए, सब लोगों ने अपना भाग्य आजमाया। तो मुझे भी आजमाने का अवसर है, मैं उसी को आजमा रहा हूँ। क्षेत्र में सब लोगों के बीच में जाकर के सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ। जिस तरह से प्रतिद्वंदी भी 2-3 हैं मैदान में, तो आप प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, या धुआंधार बैटिंग करके एक तरह से 1 साइडेड मैच आपका है? हमेशा अगर आप युद्ध, हमको ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंदी कहीं होते हैं तो युद्ध में होते हैं। राजनीति में कोई किसी का प्रतिद्वंदी नहीं होता। जहाँ तक मेरी शिक्षा की बात यह कहती है, राजनीति में सबको समान अधिकार है।
राजनीति में आप अपने मालिक तो है नहीं, मत तो देना है मतदाता को। तो सब लोग अपना विनम्र निवेदन लेकर सबके यहाँ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती ही नहीं है। प्रतिद्वंदी हमेशा युद्ध में होते हैं। राजनीति में युद्ध और राजनीति दोनों को लोग समान रूप से अब देख रहे हैं। तो ये तो शब्दों का एक बहुत बड़ा अंतर है। लोग देख रहे हैं, उनको नज़रिया अपना बदलना होगा। मुझे लगता है कि प्रतिद्वंदिता ना देख करके अगर लोग प्रत्याशियों के चयन में सावधानी रखें, सिर्फ मुझे जैसा लगता है प्रत्याशियों के चयन में सावधानी रखें, वो देख लें कि कौन प्रत्याशी है, किसको कितनी जानकारी है, कौन कितना समाज के लिए विनम्र है, कौन कितना समाज के लिए समर्पित है, उस पर उनका चयन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में कोई प्रतिद्वंदिता मेरे हिसाब से नहीं होती है। जो जमानिया की पुरानी विकास मॉडल थी जी, और आप जीत गए, प्रमुख पद का प्रतिनिधि बन गए जी, नया विकास मॉडल आप क्या देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सबका अपना एक प्लान होता है। मेरा प्लान यह है कि मुझे जो लगता है, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। इससे पहले क्या हुआ उसके विषय में मैं नहीं जाऊंगा। जो बातें बीत चुकी हैं अगर उस पर विचार किया जाए तो बहुत सारे बातें सामने आती हैं। वो जो समय भी बीत गया है, हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, अपने रोल मॉडल की बात करेंगे। क्षेत्रवासियों की समस्या, चूँकि ब्लॉक बड़ा है, दुहिया से लेकर के दविथा बिहार के अंतिम छोर तक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य जो कि 400-500 वोट जीत करके आता है, लोगों की समस्या लेकर के अपनी समस्या ठीक से पहुंचा भी नहीं पाता है। तो हमारी गाड़ियां, मैं खुद प्रतिदिन दुहिया से लेकर के दविथा तक घूमूंगा कि सबसे पहले जानूंगा कि हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों की समस्या क्या है, वहाँ से जुड़े लोगों की समस्याएं क्या हैं, वो लेकर के आना, प्रशासन से बात करना, ग्राम प्रधानों से बात करना, सचिवों से मदद लेना, लेखपालों से मदद लेना, उच्च अधिकारियों से मदद लेकर के छोटी बड़ी समस्याओं को समाप्त करना और विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। मुझे सिर्फ एक लगता है कि विकास की योजनाएं हैं, सब लोग ऊर्जावान हैं, जन जागरूकता का बहुत अभाव है। 2-3 चीज़ें इस बात में है, जैसे बहुत छोटे स्तर पर मैं देख रहा हूं, जैसा कि ग्राम सभाओं में नियुक्ति है सफाई कर्मियों की। तो सफाई कर्मियों की नियुक्ति है तो वो 6 महीने, 1 महीने पर, 2 महीने पर आते हैं नाली की सफाई करने। तो अगर नाली तो भर जाती है 10 दिन में ही, हम उसी से गुजरते हैं, हम इंतज़ार करते रहते हैं कि आएगा सफाई कर्मी तो साफ़ करेगा। नाली का पानी भर करके रोड पर चला आता है, आधी में अगर उसमें पत्ते गिर गए तो हमारा भी काम है कि उस पत्ते को हटा दे डंडे से। तो जन जागरूकता रहेगी तब तो सब कुछ होगा। सरकार की योजनाओं के साथ इस बहुत बड़ी जनसंख्या में जन सहयोग भी होना बहुत ज़रूरी है। सतर्क रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और जागरूक बनिए। देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनय।